गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हम सबको इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट्स हैं उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। पर पिछले कुछ टाइम के अंदर हमें पीएसएलवी के बार बार हमें फेलियर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो 2025 में मई में क्या हुआ, जो पीएसएलवी C61 था वो यहाँ पर फेल कर गया। जो उसकी थर्ड स्टेज थी वो यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाई, जिस वजह से EOS-09 जो सैटेलाइट थी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसी साल जनवरी के अंदर पीएसएलवी C62 ये भी अपने आप में फेल हो गया, जिस मिशन के माध्यम से हमें यहाँ पे 16 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में यहाँ पे पहुंचाना था। तो ये बार बार आखिर फेलियर क्यों हो रहा है, इसकी अब जांच पड़ताल अच्छे से करी जाएगी। और इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है, के विजय राघवन जी जो फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, और साथ साथ एस सोमनाथ जी जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के। ये अच्छे से समझेंगे क्या रीजन रहे, क्या उसका कारण था, कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल या कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज तो नहीं है। उस हर एक चीज को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा और फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे इसरो के जो चेयरपर्सन है वी नारायणन जी, इनको यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। उस बेसिस के ऊपर हमें एक आइडिया मिलता रहेगा कि क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे आगे हम और काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब भी कभी ऐसे कुछ फेलियर्स होते हैं ना, उससे जो हमारी इमेज है उसके ऊपर एक धक्का लगता है। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी सोचती हैं कि क्या इसरो के साथ मिलकर काम किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ फेलियर्स हो रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे इमेज के पर्सपेक्टिव से भी, और इन जनरल अगर हम बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये फेलियर्स के पीछे कारण क्या था। और साथ साथ ये पैनल ये भी देखेगा कि क्या कोई तरीका है कि किसी की जवाबदेही है या जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करी जा पाए, कि अगर ये फेलियर हुआ उसका मेन कारण क्या था, किस पर्सन की गलती से हुआ, कैसे उसको अकाउंटेबल हम यहाँ पे ठहरा सकते हैं। वो हर एक चीज़ यहाँ पर टेकअप करी जाएगी। दोस्तों, डेट है आज की 25 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें जो डिस्कस करना है वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 के बारे में डिस्कशन करना है। देखो, सबसे पहले ना आप इस वर्ड को समझो, मोनेटाइजेशन। बहुत सारे लोग इस वर्ड को गलत अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, मोनेटाइजेशन का मतलब बेचना नहीं होता। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है उसका सही दाम मिलना, उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारी सरकार है, ठीक है। सरकार ने कोई हाईवे बना दिया, ठीक है, बना दिया, ओके ओके। फिर सरकार ने पता क्या किया, ये प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे दिया। ये वर्ड ध्यान से सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि हमने प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, मैंने कहा प्राइवेट कंपनी को लीज के ऊपर दे दिया। मान लो लेट्स से कुछ 20 साल या 30 साल के लिए, ठीक है। मान लो अडानी ग्रुप को ही दे दिया, बेचा नहीं है, इसको बेचना मत समझना, मोनेटाइजेशन को हमने लीज पे दिया है, ठीक है। तो उस ग्रुप ने क्या करेगा, वो ग्रुप इस सड़क को मेंटेन करेगी और उस सड़क को चलाएगी। ऑपरेट और मेंटेन करना यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का काम होगा। उससे कुछ वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हो सकता है टोल के माध्यम से या जो भी और तरीके होंगे अलग अलग। मैं सिर्फ हाईवेज की बात नहीं कर रहा, बाकी इनफैक्ट एयरपोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स वगैरह हो गया, उनको भी मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना, वहां जो फीस वगैरह होती है वो उनको मिलती रहेगी प्राइवेट कंपनी को। अब सरकार क्या करेगी, सरकार इसी पैसा जो सरकार को मेंटेनेंस, जो एक पैसा देगा, ये जो प्राइवेट कंपनी पैसा देगी सरकार को, उस पैसे से सरकार नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती रहेगी। समझे? तो यहां पर पता क्या हुआ, हमने अपने एसेट को मोनेटाइज किया है ताकि हमारे पास पैसा आए एंड उस पैसे का इस्तेमाल हम आगे और नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कर पाए। तो प्लीज ये मत समझना कि यहां पर हम कोई चीज बेच रहे हैं, नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को लीज पे दिया जा रहा है, तो हमारे पास इस तरह से पैसा इकट्ठा हो गया बिना उधार लिए हुए, और एक तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से डेवलप कर पाए। ये मीनिंग होता है मोनेटाइजेशन का, ठीक है। तो इसका ना पहला फेज था नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान या पाइपलाइन 1.0, ठीक है। अब उसके अंदर हमने सोचा था कि हम 6 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आएगा। तो 6 लाख करोड़ तो नहीं आया, पर 90% इसका यानी कि लगभग 5.5 लाख करोड़ के आसपास हमें यहाँ पे पैसा मिला है एनएमपी 1.0 के माध्यम से। अब हमने यहाँ पे इसका एनएमपी 2.0 हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे
कर दिया है कि हम इस तरह से अपने जो पब्लिक एसेट्स हैं हम उनको यहाँ पे मोनेटाइज करेंगे। तो एक मीडियम टर्म ये रोड मैप होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे आपका रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, टेलीकॉम, कोल माइन, ये सारे सेक्टर्स यहाँ पे कवर होंगे। एंड इस पर्टिकुलर नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 की कैसी प्रोग्रेस चल रही है उसको देखेगा कोर ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज ऑन एसेट मॉनिटाइजेशन, जिसको चेयर करेंगे हमारे जो कैबिनेटरी सेक्रेटरी हैं जो कि हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं देश के अंदर। और यहाँ पर ना एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करी गई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब यही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एजेंसीज साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर यहाँ पे काम करेंगे एक सिंगल कॉमन पॉलिसी गोल को अचीव करने के लिए। ये होता है आपका होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। और साथ ही साथ ना इसमें बात करी गई है एसेट रीसाइक्लिंग की भी। देखो रीसाइक्लिंग, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ना, दरअसल में इसी को ही हम एसेट रीसाइक्लिंग बोलते हैं कि सरकार के पास एक हाईवे, एयरपोर्ट या पोर्ट था, प्राइवेट कंपनी को लीज पे दिया, प्राइवेट कंपनी ने उसको मेंटेन किया, सरकार को जो पैसा आया उसने उसने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो पता पॉइंट क्या हुआ, सरकार ने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया एंड उस बेसिस के ऊपर नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दी गई बिना उसको सेल किए या बिना उसको यहाँ पे उधार लेते हुए। तो ये बात होती है एसेट रीसाइक्लिंग की। तो एमएनपी 2.0 के माध्यम से हम यही बात कर रहे हैं। और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर ना हम जो कैपिटल अनलॉक कर रहे हैं वो ब्राउन फील्ड एसेट से है। अब ये लाइन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आई हो। देखो, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है, ब्राउन फील्ड एसेट का मतलब होता है जो हमने ऑलरेडी चीजें क्रिएट कर दी गई हैं। देखो, एक होता है आपका ग्रीन फील्ड, एक होता है आपका ब्राउन फील्ड। जब मैं बात करता हूँ ना ग्रीन फील्ड की, ग्रीन फील्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से बनाना, कि खाली जमीन है उसके ऊपर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। ब्राउन फील्ड है कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने, कुछ एड ऑन्स करने, वो होता है ब्राउन फील्ड। तो यहाँ पर एनएमपी 2.0 के अंदर ना हमारा फोकस है ब्राउन फील्ड एसेट्स के ऊपर। हम कोई ऐसा नहीं होगा कि हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे फिर उसको लीज पे देंगे, नो। ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को ही हम कैसे पैसा जनरेट करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं, दैट इज द होल फोकस। फिर उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इससे सरकार का जो उधार है या कर्जा है वो भी नहीं यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा होगा अलग अलग जगह जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पोर्ट अथॉरिटीज के ऊपर जाएगा। एंड अगर मान लो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ माइंस वगैरह भी इंक्लूजन है इस सेक्टर्स के अंदर, तो अगर वो सब होगा तो पैसा माइनिंग रॉयल्टीज का आपके स्टेट्स को यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से पैसा मिलता रहेगा हमें एंड उस पैसे का आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। ये फोकस है इन सब चीज़ों का, ताकि पैसा आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे प्रमोट हो। ये सारा फोकस आपको एनएमपी 2.0 का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग द विंटर ओलंपिक्स 2026। देखो, जो समर ओलंपिक्स होती हैं वो तो हम सबको जानते हैं एंड काफ़ी पॉपुलर भी रहते हैं, पर कई बार हमारे दिमाग से विंटर ओलंपिक्स मिक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो विंटर ओलंपिक्स है ना, यहाँ पर क्या होता है, आपके स्नो इवेंट्स, आपके आइस स्पोर्ट्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और ये भी हर 4 साल बाद होते हैं। जैसे अगर आप नोटिस कर पाओगे, 2018 में साउथ कोरिया में हुए थे, 2022 में बीजिंग चाइना में, इस बार 2026 में हुए हैं इटली के मिलान कॉर्टिना में, और अगला जो 4 साल बाद 2030 में होंगे वो फ्रांस के एल्प्स एंड नाइस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार के जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनको मिलानो कोर्टिना 2026 बोला गया है। एंड इस बार ये 25वें विंटर ओलंपिक्स गेम्स थे। एंड इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि मिलान और कोर्टिना ने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया, और इस तरह से इटली ने चौथी बार ओलंपिक्स को यहाँ पे होस्ट किया। तो क्लोजिंग सेरेमनी जो इसकी थी वो विरोना एराना में हुई। ये इटली के अंदर ही एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी, विरोना, वहां पर आपको ये होती हुई देखने को मिली। और इस बार की सेरेमनी की थीम थी ब्यूटी इन एक्शन। अब यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट कंट्री जो निकल के आई वो है नॉर्वे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेडल्स थे इन्होंने जीते। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिला, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, इटली ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अब बात आती है कि सर भारत ने कैसा किया। देखो, भारत ने उतना अच्छा तो नहीं किया, पर हम पहले के मुकाबले बेहतर जरूर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक गेम होती है स्लैलोम, ठीक है, इसमें भारत का जो स्थान रहा वो 39th रहा। तो आरिफ खान जो हैं भारत के जो भारत की तरफ से जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्होंने 39th प्लेस के ऊपर रहे। तो आप नोटिस कर पाओगे कि भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है आज तक का, क्योंकि भारत उतना विंटर स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाता, तो पहले के मुकाबले वी आर डूइंग बेटर। तो ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, जिनको हेडक्वार्टर है लोज़ान स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज योर टेटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन।
इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो टेटनस और अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन है ना, इसको यहाँ पे लॉन्च किया। ये जो वैक्सीन है दरअसल में भारत में ही बनी हुई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो आप सब लोग टेटनस के बारे में जानते होंगे, कई बार आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगता है। एक्चुअली पता क्या है, टेटनस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इसके द्वारा कॉज करी जाती है। अब इससे क्या होता है, आपको लॉक जा डिजीज यहाँ पे हो सकती है। इसलिए जब भी कभी आपको कभी आपके जख्म होते हैं, कभी आपको चोट लगती है, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है और ये वैक्सीन से यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। उसी तरह से आपको डिप्थीरिया देखने को मिल जाएगा। ये भी अपने आप में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, जो आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसे यहाँ पे होता है। ये आपके थ्रोट को, आपके एयरवेज को यहाँ पे इफेक्ट करता है और ये भी आप वैक्सीन से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये जो वैक्सीन जो मैंने अभी आपको बता की ना, टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन, इसको सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो भारत काफी अच्छा कर रहा है। कहाँ पर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कसौली हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे इन्होंने ये जो वैक्सीन थी इसको यहाँ पे लॉन्च किया। बाकी इसके क्या फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर वैक्सीन के, तो एक तो टेटनस और डिप्थीरिया को प्रोटेक्ट करेगा एंड इवन प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसको यहाँ पे इस्तेमाल करी जा सकती हैं। सिमिलरली इसको काफ़ी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो किया गया, प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल्स यहाँ पे लिए गए हैं। और अभी के लिए फोकस ये है कि जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है ना, जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हम अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल के लिए 55 लाख डोजेज जो हैं वो यूआईपी के लिए यहाँ पे सबमिट करनी है बाय अप्रैल 2026 एंड इनफैक्ट इनको इनकी ट्रैकिंग के लिए यूएन प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत जो कहता है आत्मनिर्भर भारत हम यहाँ पे बन रहे हैं। बाकी भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, उसके अंदर भी यहाँ पे उसको फर्दर ये स्ट्रेंथन करता है एंड डिप्थीरिया के अगेंस्ट भी यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। हर साल हम नोटिस करोगे लगभग 5 करोड़ बेनिफिशरीज होते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, तो उसमें टेटनस और अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर सकती है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेस ईयर रिवाइज्ड फॉर मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्सेस। देखो मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। आप लोग जानते होंगे कि हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, और ट्रेड के समय हमें पूरा डेटा वगैरह यहाँ पे अपना देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट वैल्यू इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा या इंपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये पता हमें क्या बताते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडेक्सेस? ये बताते हैं कि भाई आपने जो एक्सपोर्ट किया उसका एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना है, या फिर आपने जो इंपोर्ट किया उसका एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना है। तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया लगता रहता है कि यार कि प्राइस चेंजेस कैसे हुए, है ना। प्लस क्वांटिटी इंडेक्सेस भी देखने को मिल जाएंगे, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम कितना है गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। फिर एक आपको टीओटी देखने को मिल जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये बताता है एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं बेस ईयर्स। अब बेस ईयर आप सबने पढ़ा ही होगा जीडीपी वगैरह के अंदर भी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बेस ईयर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेस ईयर एक ऐसा रेफरेंस ईयर होता है जिसको हम 100 की यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जो कहीं ना कहीं कैसे प्राइस चेंज हुए या क्वांटिटी चेंज हुए उसको यहाँ पे मेजर करता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो बेस ईयर था ये 2012-13 हुआ करता था, अब यहाँ पे इसको बदल के 2022-23 कर दिया गया है। किसके लिए? मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्सेस ने। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स है उसने भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्सेस को चेंज करके अब 2022-23 यहाँ पे कर दिया है। अब इन डेटा का इस्तेमाल आरबीआई भी करता है, इस डेटा का इस्तेमाल मोस्टली भी करता है। जीडीपी कैलकुलेट करनी हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना हो, एक्सटर्नल सेक्टर सेस करना हो, उन सब के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो इस इंडेक्स चेंज होने से यहाँ पे उनकी वैल्यूज भी चेंज होंगी एंड उस बेसिस के ऊपर हम एक अच्छा आइडिया लगा पाएंगे अपने पैटर्न्स का। जैसे जैसे ट्रेड वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से उनके वेट्स भी अलग अलग असाइन होंगे। तो कहीं ना कहीं जो जो चेंजेस आ रहे हैं दुनिया भर के ट्रेड के अंदर उसको हमने इनकॉर्पोरेट करने की यहाँ पे कोशिश करी है। ट्रेड कॉम्पोजिशन बदल गया है, पहले हम कुछ और चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, अब थोड़ा उसमें चीज़ें में बदलाव आया है। पॉलिसीज आर रेलेवेंट अब हो पाएगी और हम एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अच्छे से अलाइन कर पाएंगे। ये सारे फायदे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज बिड फॉर फुल मेंबरशिप इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो कुछ दिन पहले भी हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में डिस्कशन किया था, थोड़ा इसमें आप अपडेट कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर ना आज के समय 33 मेंबर कंट्रीज हैं। एक्चुअली पहले क्या था, पहले 32 मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी, पर बाद में कोलंबिया भी इसका मेंबर बन गई। अब यहाँ पे टोटल इसमें 33 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी और साथ साथ 13 एसोसिएशन कंट्रीज और 5 एक्सेशन कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर पेरिस में देखने को मिलेंगे। अब भारत ने देखो
इसको ज्वाइन किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को एज एन एसोसिएशन कंट्री। तो प्लीज समझना इस बात को, भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है, भारत एसोसिएशन कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री इसकी दिखाता हूँ। एक्चुअली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपका 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। दरअसल में 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद ओईसीडी के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को यहाँ पे बनाया गया। ये हमें अलग अलग डेटा रिकमेंडेशंस वगैरह देती हैं, कैसे हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सारी बातें। एंड समय के साथ साथ जैसे जैसे आपके एनर्जी सिस्टम बदले हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी स्कोप बढ़ा है। जैसे आज के समय आपके सोलर, विंड, बायोफ्यूल्स, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ये सब भी इसी के स्कोप के अंतर्गत अब आज के समय आ जाते हैं। अब इसकी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये सारी इसकी आपको इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन देखने को मिल जाएंगी। अब भारत को देखो मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही, देखो इसके कुछ कारण है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए आपको ओईसीडी का मेंबर बनना पड़ेगा। भारत फिलहाल ओईसीडी का मेंबर नहीं है। ओईसीडी में वो देश होते हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छा होता है, तो भारत तो अभी यहाँ पे इस रिच नेशन क्लब को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कोई इमीडिएटली हम इंक्लाइंड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंटरनेशनल एजेंसी ये बोलती है कि जो मेंबर्स है ना, उनके पास कम से कम पिछले साल जितना भी उन्होंने ऑयल इंपोर्ट किया, उसका कम से कम 90 दिन का यहाँ पे उनका स्टॉक होना चाहिए। भारत के देखो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स तो कम है, हालांकि हमने उनको पहले से बढ़ाया है, बट उसके अंदर अगर हम ऑयल कंपनी के स्टॉक्स भी ऐड कर दें तो लगभग ये 66 से 70 दिन का स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत ने पहले के मुकाबले काफी इंप्रूवमेंट करी है अपने ऑयल रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि मान लो आगे जाके कभी सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, तो क्या नेशनल ऑयल कंजम्पशन को 7 से 10% कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल को अगर मान लो कुछ भी इस तरह की दिक्कत आती है, तो क्या आप उन डिसरप्शंस को टैकल करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो भारत इस तरह से 2017 से इसका एसोसिएट मेंबर रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी ने यहाँ पे तारीफ करी है कि भारत अच्छा काम कर रहा है फुल मेंबरशिप की तरफ मूव करने के लिए। ये कंडीशन धीरे धीरे करके भारत फुल करने की कोशिश कर रहा है, तो आगे जाके भारत इसका मेंबर भी बन सकता है। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में, 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2026। देखो ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पॉइंट पता क्या है? पॉइंट दरअसल में ये है कि मणिपुरी फिल्म बूंग, इसको बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है एट ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स 2026, और ऐसा पहली बार हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पे, ये पहली इंडियन प्रोडक्शन है जिसको यहाँ पे ऑनर मिला है। आज तक देखो 79th इस तरह से हो चुके हैं, पर कभी भारतीय किसी फिल्म को यहाँ पे बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड नहीं मिला था। इस बूंग फिल्म जो कि अपने आप में मणिपुरी एक फिल्म आपको देखने को मिलेगी, इसको यहाँ पे मिला है। इसको लक्ष्मी प्रिया देवी जी के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, और ये बात करती है कि कैसे एक यंग बच्चा जो होता है वो अपनी परिवार जो उसका टूट गया होता है उसको जोड़ने की एक तरह से कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से हमारा मणिपुर सिनेमा, हमारा नॉर्थ ईस्ट सिनेमा किस तरह से दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और बता देते हैं, ये अवार्ड्स दरअसल में बाफ्टा अवार्ड्स हैं। ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड आपका इंस्टीट्यूशन है, एंड जो कि फिल्म, टेलीविजन और जो क्रिएटिव आर्ट्स हैं उनमें कोई अच्छा काम करने वालों को यहाँ पे अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। इसको एस्टेब्लिश 1947 में किया गया था। उस टाइम जो बहुत फेमस प्रोड्यूसर रहे हैं अलेक्जेंडर कॉर्डा, उनके द्वारा यहाँ पे इनको एस्टेब्लिश किया गया। एंड धीरे धीरे समय के साथ ये एक ग्लोबल मेंबरशिप बॉडी बन चुकी है, एंड इस तरह से ये अवार्ड्स देती है। तो डेफिनेटली बूंग के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, आज का पहला आपको होमवर्क है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा क्या आंसर इसका होगा। एंड दूसरा होमवर्क आपके सामने है विद रिगार्ड्स टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, तो इसको भी आप यहाँ पे ट्राई करके कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें, यहाँ आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी आप पढ़िएगा, इनका आंसर बताइएगा। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ऑपरेशनल शिवलियस नाइट, तो देखो ये बिल्कुल यूएई के द्वारा यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन लॉन्च किया गया, बिल्कुल दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। एफआईडी की बात करें तो इसको हेडक्वार्टर आपको जुआन स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं, ना कि आपका पेरिस फ्रांस के अंदर, तो ये बात गलत है। बाकी स्मोक रिंग्स की बात करें तो कल हमने इसको समझा था कि कैसे यहाँ पे सर्कुलर वॉर्टिसेस आपकी फॉर्म होती हैं, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।